एग्जेम्पशन देते हैं किसी टैक्सेस में या कोई छूट देते हैं, तो केवल ये नहीं कि आपने कितना पूंजी निवेश किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कि आपने कितना रोजगार उपलब्ध कराया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कितना भी रोजगार आपने उपलब्ध कराया। तो इनको भी इसलिए इस टाइप की जो पॉलिसीज होंगी वो एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करेंगी। दे आर लिंक्ड टू द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जो बने उसमें एम्प्लॉयमेंट अपना बाप में एक बड़ा भारी बिंदु हो, केवल इन्वेस्टमेंट या पूंजी निवेश बिंदु नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरी बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। भारत ने बहुत अच्छा अपनी रैंकिंग इंप्रूव कराई है, अब 63वें रैंकिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश भी हमारा बहुत पसंद है कि सेकंड रैंकिंग उनकी हो गई है। लेकिन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरा अपना अनुभव एज सिविल सर्वेंट रहा है कि शासन आदेश बहुत अच्छे अच्छे पारित हुए हैं, पॉलिसी डायरेक्टिव्स बहुत अच्छे अच्छे जारी हुए हैं, सीनियर लेवल पे इसकी तरफ बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन अभी भी मैं कई उद्यमियों से मिलता हूँ, कई इंडस्ट्रीज के लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं साहब जो कटिंग एज है, जहां हमको डायरेक्ट इंटरफेस हमारा होता है सरकारी अधिकारियों से, वो सरकारी अधिकारी उस लेवल पे हमको उस तरीके का जवाब नहीं देते हैं जैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिलना चाहिए। वहां हमको अभी भी लोग समय लगाते हैं हमारा काम होने में, या देर लगती है, या कहीं कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत भी सामने आती है। जैसे लोग कहते हैं कि साहब पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो हमको एनओसी देता ही नहीं है जल्दी लोकल लेवल पे, हालांकि वो, और अगर दे भी दिया तो उसके बाद इंस्पेक्शन करके मालूम पड़ा कोई आपत्ति लग गई तो आपकी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पूरा कल्चरल चीज है जो कि ऊपर से लेके नीचे तक कल्चरल चेंज या माइंडसेट चेंज लाने की आवश्यकता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वास्तव में, या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहें या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहें या कोई भी बात पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहें, दैट विल ओनली इंप्रूव व्हेन देयर इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए उसका एक एटीट्यूड चेंज, एक माइंडसेट चेंज जो है वो नीचे तक ले जाना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा कि साहब आपको ये सेवा हम गारंटी करते हैं कि 15 दिन में मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो फलाना अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। इस तरीके का एक्ट बन के लागू होगा, एक्ट बनेगा, तभी उसमें एक पेनल्टी का प्रोविजन होगा, तभी ये सही तरीके से लागू हो पाएगा। अन्यथा मेरा अनुभव रहा है कि वो मौके पर फिर वही दिक्कतें इन्वेस्टर को जो है उसकी सामना जो है करनी पड़ती है। तीसरा रही बात, इसी से जुड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। चाहे वो रोड्स बनने का हो, चाहे वो आपका पावर सेक्टर की प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो इरिगेशन के डैम्स हो, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच कैन बी टेकन अप, उनसे रोजगार उपलब्ध होता है। भारत सरकार लेवल पे बात सामने आई थी कि 1 लाख करोड़ के ऊपर का उनके पास इन्वेंट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। मैं समझता हूँ शीघ्र से शीघ्र इस 1 लाख करोड़ के ऊपर की जो इन्वेंट्री है उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा, उनको फील्ड पे उतारना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम उनको फील्ड पे उतारेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार देगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार देता है, उससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। पैसा आता है, क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, डिमांड क्रिएट होती है। वो डिमांड का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि 1 रुपए से कई गुना ज्यादा जो है पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है, और उससे जो है डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड। आखिर जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था सन 29 का, वो कोरोना जैसे अभी हम लोगों ने फेस किया है, उससे भी या उसी के बराबर की भीषण स्थिति थी। और उससे बाहर निकलने के लिए उस समय जॉन मेनार्ड केन्स ने जो केन्शियन इकोनॉमिक्स की बात करी थी वो यही थी, स्पेंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करिए, क्रिएट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिवाइव करेगी, और वो लागू किया गया और इकोनॉमीज ने रिवाइव किया। जो न्यू डील आई यूएसए में या जो इंग्लैंड में हुआ, वो रिवाइवल दैट केम वाज थ्रू दिस केन्शियन इकोनॉमिक्स इंटरवेंशंस। आज उस केन्शियन इकोनॉमिक्स की कोरोना काल में उतनी ही आवश्यकता मैं समझता हूँ that we have to invest heavily in public infrastructure, and not only कोरोना काल, इसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन वो कैसे करेगा, उसके लिए एक पूरा पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें वो आकर्षित हो। पीपीपी मॉडल पे प्रोजेक्ट टेकअप हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें दो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सामने लाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आखिर चाइना की जो ग्रोथ रेट आज हुई है, उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया अपना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से कॉन्सिक्वेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहां सामने आया, एंड हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट सामने आया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट ऑल्सो बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इससे जुड़ी हुई बात जो मैं तीसरी रखना चाहूंगा वो है सर्विसेज सेक्टर में भी टूरिज्म सबसे अधिक भूमिका जो है पर्यटन क्षेत्र में, या जो पर्यटन का जो है सेक्टर, इसमें है रोजगार की। चाहे वो टूर ऑपरेटर का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स का हो, टैक्सीज का हो, चाहे वो आपका टूरिस्ट गाइड्स का हो, चाहे वो होटल्स का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स का हो, चाहे एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द टूरिस्ट सेक्टर।
तो इसीलिए जो इस समय कोरोना की सबसे ज्यादा मार इस सेक्टर को ही पड़ी है। तो लेकिन ये सेक्टर सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकता है। और भारत में जैसा कि गोपाल राय जी ने, आदरणीय जी ने कहा पहले, असीम संभावनाएं हैं हमारे यहाँ, इतना पर्यटन की हमारी संभावना है, इतना हमारा वी आर ब्लेस्ड बाय नेचर कि और कोई दूसरा देश इतना ब्लेस्ड नहीं है। चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे कोई चीज हो, वी आर देयर, वी आर ब्लेस्ड विद इट। देयरफॉर इस सेक्टर की असीम संभावना है जिसको अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से टैप नहीं किया है, जिसको टैप करना आवश्यक है। और जो हमारी राष्ट्रीय रोजगार नीति बने उसको टूरिज्म सेक्टर को भी टैप करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सिमिलरली योर अदर सर्विसेज सेक्टर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर ही सबसे अधिक ग्रोथ रेट हो रही है आज। तो सबसे अधिक लोग जो है वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ, अब काम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपने आप में जो है हो जाता है। ये तो रही कि डिमांड कहां से आएगी, लेकिन सप्लाई की बात में करना भी बहुत आवश्यक है ना। सप्लाई जो हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ 8 to 10 मिलियन पीपल आर ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स एवरी ईयर, ये वो है, इसमें अधिकतर कई हमारे शिक्षित लोग हैं। और शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी भारी समस्या है यार, द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजुकेटेड यूथ। और जब हमारा अनएम्प्लॉयड होगा एजुकेटेड यूथ, या वैसे भी यूथ अनएम्प्लॉयड होगा, तो इसका क्या असर होता है हम सबने देखा है। मैंने अपने सर्विस काल में देखा है कि इसका सीधा असर होता है लॉ एंड ऑर्डर पे। लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस की तरफ जाते हैं, लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, तरह तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, ड्रग एडिक्शन इत्यादि। मेंटल हेल्थ लोगों की इफेक्ट हो जाती है पूरी तरीके से। एक तरीके की एक बड़ा नेगेटिव एटमोस्फियर क्रिएट हो जाता है अगर जो हमारे शिक्षित लोग या अदरवाइज लोगों को भी जो हम इस तरह का रोजगार जो है वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो नाउ टॉकिंग ऑफ एजुकेशन सेक्टर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी घोषित हुई है, काफी एम्बिशियस पॉलिसी है। कस्तूरी रंगन जी इसके चेयरमैन रहे, बहुत ही विश्वविख्यात व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आइडियल्स को लेके ये पॉलिसी बनाई गई है, बहुत एक चेंज लाने का प्रयास किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी से। इसमें देखना है कि इस जब हम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मेरा अपना अनुभव है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा की हालत बहुत खराब है। मैंने तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है। टीचर एब्सेंटीज्म है, टीचर्स पढ़ाने नहीं आते, क्लास में टीचर्स उपलब्ध नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बैठने की मेज कुर्सी नहीं है। हालांकि मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा गोपाल राय जी को कि आदरणीय को कि दिल्ली सरकार ने तो बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अभी बाकी जगह मैं देख रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखा मैंने या और जगह, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा जो है वो दूसरी क्लास की किताब से रीडिंग नहीं कर सकता है, उसमें अरिथमेटिक नहीं कर सकता है। तो फिर अगर ऐसी हम शिक्षा प्रणाली देंगे और ऐसी प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो ये बच्चा आगे चल के इसको क्या रोजगार मिलेगा, किस तरीके का रोजगार मिलेगा? कोई कंस्ट्रक्टिव रोजगार उसको मिल पाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ही कैन नॉट गेट इट। तो हमें सबसे पहले इस प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट वो सब एक तो सबको मिले प्राइमरी एजुकेशन। अभी एनरोलमेंट तो हो रहा है, मिड डे मील भी खाने सब आ जाते हैं, लेकिन अटेंडेंस 60% है और लर्निंग कॉम्पिटेंस और कम। तो इस समय जब क्वालिटी नहीं है, ये बच्चे आगे चल के क्या नौकरी मिलेंगे? कोई नहीं। मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बस यही बच्चे इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। यही बच्चे आके आपके होटल रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में। यही बच्चे आके घरों में नौकर बन के काम करते हैं। यही बच्चे तरह तरह के ऐसी मजदूरी का काम करते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा मिली नहीं, ये किसी चीज के लिए ये उपयुक्त है ही नहीं। तो कहाँ हमारे संविधान कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लोगों को कहाँ दे पाए? अगर हमको इनको एम्प्लॉयमेंट देना है तो हमें उनको कहा गया है कि डिसेंट एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। वो डिसेंट और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट जब इनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो उसको इनको नहीं मिल पाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि फाउंडेशनल मिशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस किया जाए, फाउंडेशन मिशन बनाया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसमें इंप्रूव की जाए। क्लास 3, 5 और 8 में एग्जाम लिया जाए, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा ये कैसे लागू होता है। आगे भी सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम लोगों को अभी जो याद करने, रोट लर्निंग जो है उसको दूर करना है। हमको अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देनी है, क्रिएटिविटी देनी है, उसको देना है कि वो सवाल पूछे, वो क्यूरियस हो, पूछे की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो चीज की, और उस जिज्ञासा का समाधान करे और वो कम्युनिटी से जुड़े, कम्युनिटी की समस्याओं से जुड़े। तो एक नए तरीके का अप्रोच होनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ शिक्षा में कि बिल्कुल रोट लर्निंग से हट के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए और एक फ्रीडम रहना चाहिए। जैसा इस शिक्षा नीति में बात कही गई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है।
यही नहीं है कि आपको खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही पढ़ना आवश्यक है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके पढ़ सकते हैं। और हायर एजुकेशन में कहा गया है 4 साल का डिग्री कोर्स, या पहले साल में भी छोड़ सकते हैं सर्टिफिकेट लेके, दूसरे साल में छोड़ सकते हैं डिप्लोमा लेके, या तीसरे चौथे साल में कर सकते हैं हायर लेवल का ग्रेजुएशन करके। तो ये एक नीति बनी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन करना बहुत आवश्यक है कि हम इस नीति से जो हमारे बच्चे पढ़ के निकल के आए वो दे शुड बी एम्प्लॉयबल। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयबल। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री के लोग अभी भी ये कहते हैं कि साहब इवन इंजीनियर्स जो आते हैं, व्हाट टू से ऑफ एनीबॉडी एल्स, इवन इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, और हमको उन्हें नए सिरे से ट्रेन करना पड़ता है। बिकॉज एक तो उनकी टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो की पुरानी होती हैं, नए सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए होते हैं, और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट स्किल्स का अभाव होता है। आज व्यक्तित्व के डेवलपमेंट, विकास के बारे में कुछ नहीं होता है। अच्छी तरीके से अपनी बात को रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स होना, अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना, और पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को सामने लाना, दीज थिंग्स आर मिसिंग समवेयर इन द होल एजुकेशन सिस्टम। जिसकी वजह से आज जो एजुकेशन सिस्टम का हमारा प्रोडक्ट है, जो सप्लाई ऑफ लेबर, इसको मैं कह रहा हूँ, जो सप्लाई ऑफ लेबर होकर सामने आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, वो इट इज नॉट इक्विप्ड टू टेक अप द जॉब्स व्हिच इज बीइंग डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। जो जॉब्स इकोनॉमी डिमांड कर रहा है उसको इस सप्लाई ऑफ लेबर उसकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें उस एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से रिओरिएंट करना पड़ेगा कि वो इस तरीके का प्रोडक्ट निकले जिसमें ये क्षमता हो कि वो उस डिमांड को मीट कर सके, और ना केवल मीट कर सके, उसमें और आगे उसकी उन्नति कर सके, उसको और आगे बढ़ा सके। तो दिस काइंड ऑफ अ मिसमैच जो आज हो रहा है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, उसको दूर करने के लिए एक तरफ एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उन दोनों को साथ लेके काम करना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ बहुत रेगुलर इंटरेक्शन और तालमेल इन सेक्टर्स के बीच में होना पड़ेगा, तभी जाके जो एक ही भाषा ये बोलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की बात मैंने पहले करी है, मैं फिर एक आधी चीज कहना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आज कितना मेल न्यूट्रिशन है हमारे यहाँ, आई डोंट नो वेदर यू अवेयर ऑफ नॉट, लेकिन सबसे ज्यादा मेल नरिश्ड देश अगर कोई है तो भारत है। 1/3 ऑफ आवर चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, 33%। और मेल नरिश्ड का मतलब क्या होता है मालूम आपको? कि बच्चे स्टंटिंग, मतलब उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनका वजन नहीं बढ़ता, उनका जो है बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ती, उनकी शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ती। तो जब ये क्षमता ही नहीं बढ़ती तो किस प्रकार वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे, किस प्रकार वो सही रोजगार प्राप्त करेंगे, और कैसे वो जीवन में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे हम लोग कभी कभी बड़े उससे किसी को कह देते हैं अरे ये तो एकदम इडियट है, लेकिन हमने ये नहीं देखा ये इडियट क्यों, किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाया, हमारी नीतियों ने बनाया, हमारे समाज ने बनाया कि हमने उसको सही मौके पर सही न्यूट्रिशन नहीं उपलब्ध कराया, सही खाना नहीं उपलब्ध कराया, सही विटामिन नहीं उपलब्ध कराए, सही शिक्षा नहीं उपलब्ध कराई। तो नेचुरल बात है कि वो एक इडियट बन के तैयार हो गया ना। तो वो ना अपने जीवन को देख सकेगा, ना वो अपने फैमिली को देख सकेगा, ना वो कंट्रीब्यूशन कर सकेगा इकोनॉमी के आर्थिक विकास में, या देश के उन्नयन में, या देश के निर्माण में, किसी भी चीज में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। ऐसा संभव जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन का जो सेक्टर है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस कि हम पोषण मिशन जो बनाया है भारत सरकार ने, वो हर प्रदेश में पोषण मिशन बने और पोषण को एक प्राथमिकता की एक्टिविटी को टेकअप किया जाए कि कोई भूखा ना जाए। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक नीचे है, इसीलिए नीचे है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे रैंक ऊपर होनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे नवयुवकों को फुल्ली नरिश्ड होना चाहिए, तभी हमारा ह्यूमन कैपिटल बनेगा। एजुकेशन हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे ह्यूमन कैपिटल बनता है, और ह्यूमन कैपिटल जो बनता है उसी से देश का निर्माण होता है, किसी और चीज से देश का निर्माण नहीं होता। यही हमारे भारतवर्ष की स्ट्रेंथ है, हमारे ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर हमने इसको सही देखभाल नहीं करी तो ये स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस में, ये ट्रायम्फ हमारा ट्रेजेडी में कन्वर्ट होने में इसमें जो है देर नहीं लगती है। तो ये बात मैं इसको जरूर सामने रखना चाहूंगा। कुछ बिंदु और हैं, ये हम लोग ध्यान रखें कि जब हम एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ जेंडर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन इज वेरी लो, इट इज ओनली 27%। वो उसको बढ़ाना है, बहुत अधिक आवश्यकता है बढ़ाने की। और कई विशेषज्ञों के मैंने लेख पढ़े हैं जो ये कहते हैं कि अगर लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन बढ़ जाता है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी तो नेचुरली यू विल हैव मोर एम्प्लॉयमेंट। बट देन यहाँ मैं कहना चाहूंगा हम जीडीपी को हमको खाली ग्रोथ रेट में नहीं देखना है, जीडीपी को हमें, जैसा बात आती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के मापदंड से हमको इसको देखना चाहिए। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस तभी आएगी हर नवयुवक को हमारा
रोजगार मिले। हमको ऐसी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं चाहिए जिसमें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमें ऐसी जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए जिसमें ह्यूमन कैपिटल हमारा आगे बढ़ सके, उसको रोजगार मिले, उसको शिक्षित हो सके, उसका स्वास्थ्य सही हो सके, उसकी लंबी उम्र हो, वो अपने परिवार की देखभाल कर सके और उसके अंदर प्रसन्नता हो, उसके अंदर हैप्पीनेस हो, उसके अंदर खुशी हो। ये बात जो है बहुत अधिक ध्यान में रखने वाली बात है। कोई भी नीति जो बनती है उसके लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ रोजगार का डेटा ही नहीं है सही तरीके से। सीएमआई डेटा देती है, एनएसएसओ सर्वेस डेटा देते हैं, या ईपीएफओ के डेटा से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, अगर हमको राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी है तो हमें पूरा एक लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो करना पड़ेगा, जिसमें पूरा वो कौन कौन आदमी रोजगार के लिए उपलब्ध हो रहा है, किसके क्षेत्र में उपलब्ध हो रहा है और रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और उन दोनों की मैचिंग जो है उस लेबर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से हम कर पाएंगे। तभी जो है वास्तव में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम लोग दूर कर पाएंगे या रोजगार लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी समय देखा कि 40 मिनट की बात कही गई थी, करीब करीब कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो मैं प्रश्नों के जरूर आंसर देना चाहूंगा, लेकिन मैं अंत कहने के पहले कहना पाऊंगा कि इट इज वेरी क्लियर टुडे दैट देयर इज अर्जेंट नीड फॉर अ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन आवर कंट्री, क्योंकि बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे बड़ी अहम समस्या है। अगर बेरोजगारी की समस्या हमने दूर नहीं करी तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा यूथ है मैक्सिमम हमारा पॉपुलेशन में, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। और राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट नीति जो है वो एक सेक्टर की नीति नहीं है, वो सभी सेक्टर्स में से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वो नीति ऐसी होगी, एक इंटीग्रेटेड नीति होनी पड़ेगी, एक समेकित नीति होनी पड़ेगी, सबको इन्वॉल्व करके उसे बात करना पड़ेगा। मेरे विचार से तो इसको लागू करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिशन अप्रोच के बिना ही नहीं होता। मिशन अप्रोच का मतलब होता है क्योंकि एक ही साइलो में बैठ के हम काम नहीं कर रहे हैं, पर सारी तरफ से चीजों को साथ लेकर इंटीग्रेट करके काम कर रहे हैं और मिशनरी जील के साथ काम कर रहे हैं। मिशनरी जील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विजन को लेकर काम कर रहे हैं, तो एक विजन होना पड़ेगा, एक मिशनरी जील होनी पड़ेगी, जिसमें हमको मालूम हो कि ये हमारा लक्ष्य है, इतना हमें रोजगार उपलब्ध कराना है और उसके तरफ हम कितना कितना बढ़ रहे हैं, कितना नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ पे हम क्या करें जिससे रोजगार और उपलब्ध होगा। मतलब पूरा फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट से ही अधिक बाकी सब नीतियों को हमको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आज मैं समझता हूँ कि जो आपने ये संवाद रखा है ये बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई विषय नहीं हो सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिक वक्ता जो आएंगे और मेरे बात बोलेंगे वो इसमें पूरी अपनी बात रखेंगे और काफी हम लोग अच्छी रणनीति बना पाएंगे। मैं आज इस बात पर पहुंचते पहुंचते आपको बात समाप्त करता हूं और बिल्कुल मैं आप लोगों के कोई भी प्रश्न होंगे उनको जवाब देने की चेष्टा करूंगा। प्रश्न के अलावा अगर किसी को कोई विचार भी कोई सामने रखना चाहे तो रख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी अगर मैं कोई टिप्पणी करना चाहूंगा तो अवश्य करूंगा। पुनः मैं देश की बात फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ अपनी बात रखने का और इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर बात रखने का अपना मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि इससे अवश्य वो परिवर्तन आएगा समाज में जिसकी हम लोग चेष्टा करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, और हम अपने देश को ये कह सकेंगे बिल्कुल गर्व के साथ कि हमारा देश महान है, हमारा देश आगे बढ़ा है और हम किसी से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसके निदान हेतु राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता को बहुत सम्यक रूपेण यहाँ पर प्रतिपादित किया। आपने शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाने में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है ये भी आपने अपने वक्तव्य में शामिल किया, तथा किन किन क्षेत्रों में अभी वर्तमान में रोजगार है तथा किनको भविष्य में विकसित किया जा सकता है, इस पर भी आपने विस्तार से चर्चा की। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ इस विषय पर इतना सुंदर वक्तव्य देने के लिए। एक सूचना और है कि मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे फेसबुक पर जो लाइव था वो हमने थोड़ी देरी से शुरू किया क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अभी फेसबुक के साथी भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि हम प्रारंभ में उनको जोड़ नहीं पाए अपने साथ, लेकिन आपको जो भी प्रश्न करना हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। तो अब प्रश्नों की बारी जो कि श्रोताओं के द्वारा उठाए गए हैं, और सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे दानिश जी का उत्तर प्रदेश से। दानिश जी, दानिश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ लोगों ने दूसरा नाम 16 पार्टिसिपेंट्स में हाथ उठाए ऐसा लिख के आ रहा है इसमें, मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। दानिश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी?
दूसरे जो प्रश्न जो आया है हमारे पास वो आसाम से आया है और बजलू नूर जी अपनी बात रखें। दानिश जी से किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पा रहा है। बजलू नूर जी आसाम से। अनम्यूट करना होगा मेरे ख्याल से लोगों को। अनम्यूट है ये लोग? बजलून नूर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपनी बात रखें। बजलून नूर जी। इसके बाद राजस्थान से शंभू बैरवा जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। हेलो शंभू। हाँ जी, अब बजलून नूर जी अपनी बात रखिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जी बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको सुन पाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपकी बातों को समझ पाना हम सभी के लिए एक शुरुआत है सर। तो सर, इस तरीके से आपने बात रखी और हमको सर उतनी समझ में नहीं आई, लेकिन आना चाहिए था, क्योंकि जिस गहराई से आपने बात रखा और जिस समझ से आपने रखी सर, उसको शायद हम लोगों ने समझे नहीं सर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सर, एक सवाल सर। आज भारत को युवा देश कहा जाता है सर। इसमें इतनी युवा शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को कहाँ सर क्या हो गई है कि आज हम इतनी बेरोजगारी की मार से हम झेल रहे हैं। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है सर, उसमें सर एजुकेशन तो हम एजुकेशन देते हैं सर, लेकिन निकल के क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे, क्या पॉलिसी होना चाहिए, किस पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ये कोई दिशा निर्देशन नहीं है सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात रखी। वो जो बात मैंने अपने उसमें वास्तव में कही थी एम्प्लॉयबिलिटी की, मतलब वो जो हमारा शिक्षा सिस्टम से जो निकल के आ रहे हैं बच्चे हमारे नवयुवक और काफी मात्रा में आ रहे हैं और काफी प्रतिभाशाली भी हैं, पर क्वेश्चन यही आ जाता है कि वो एम्प्लॉयबल है कि नहीं है। आज कई जगह इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट लेती है या और सेक्टर वो ये कहते हैं कि साहब वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो जो कहीं मिसमैच हो रहा है, मतलब जो शिक्षा पद्धति से निकल के बच्चे आ रहे हैं और जो वो पढ़ के निकल के आते हैं और जो उनके अंदर स्किल सेट होता है, जो पर्सनैलिटी का उनका डेवलपमेंट होता है, वो और जो की डिमांड हो रही है उसमें मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट या तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है या फिर जैसा मैंने कहा अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि बड़ा घातक है कि आदमी पढ़ के आ रहा है, बीएससी एमएससी करके आ रहा है या इंजीनियरिंग करके आ रहा है और उसको उसके बहुत नीचे लेवल की, मैंने तो आपको पता नहीं आप भी सहमत होंगे, मैंने खुद देखा है कि इंजीनियर्स तक को 10 से 12 हजार रुपए महीने की तनख्वाह में लोग बेचारे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सर 9,000 में काम कर रहे हैं सर। तो इसीलिए है कि एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज, देयरफॉर एजुकेशन पॉलिसी मस्ट एड्रेस दिस इशू। इसमें होना चाहिए कि व्यक्तित्व विकास की बात, सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट की बात और नई टेक्नोलॉजी या नए विषयों। और दूसरा जो बात आई, जो कि एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि हम बच्चे को सोचने के लिए वो करें, बच्चा अब तक सोचे, सवाल पूछे और सोच के कोई नया प्रयोग करे, इनोवेशन करे, क्रिएटिविटी लाए। अगर ये वो चीज उसमें ला पाएगा तभी जो है ये मिसमैच जो दूर हो पाएगा। आज खाली वो एक सब्जेक्ट को याद कर लेता है लेकिन उसको मालूम भी नहीं कि इसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में या इसका आसपास की हमारी कम्युनिटी से क्या संबंध है, वो नहीं होता है, तो ये मिसमैच हो जाता है। इसलिए जो आपने बात रखी, बहुत ही अच्छी बात रखी है, वो है शिक्षा पद्धति की बात है जिसमें सुधार आने की आवश्यकता है, तभी ये मिसमैच दूर हो पाएगा। अगले साथी हमारे साथ राजस्थान से जो जुड़े हैं शंभू बैरवा जी, कृपया अपनी बात रखें अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो। शंभू बैरवा जी। इसके बाद अगले साथी हैं नवजोत सिद्धू जी हरियाणा से। नवजोत सिद्धू जी अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ आ रही है आवाज? जी नवजोत जी। गुड इवनिंग सर, मैं नवजोत सिंह हरियाणा से। सर बेसिकली मैं पेशे से मैं किसान हूँ सर। तो आपने बात शुरू की थी सर भी एग्रीकल्चर से हमें लोगों को निकालना चाहिए सर। तो सर मेरा यही सवाल है सर, क्या जो हमारी शहरी सिस्टम है, क्या अगर लोग गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आएंगे, क्या भी वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि उन लोगों को वो झेल पाए? दूसरा सर मेरा एक छोटी सी सलाह है, अगर हम लोगों को कृषि से निकालने की बजाय उनको वहीं पर रोजगार प्रोवाइड करें। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर, छोटा सा, मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर 3 तरह का एरिया है।
एक जगह अच्छा पानी है, एक जगह पानी की कमी है, एक जगह धरती का पानी खारा है। अगर हम वहां पर लोगों को प्रोत्साहित करें झींगा मछली के लिए, हमारे भी लोग शुरू कर रहे हैं, अच्छा लोगों का उत्साह उस तरफ। तो जो एवरेज जमीन है हमारे यहाँ पर 1 से 1.5 हेक्टेयर है देश में फार्मर के पास, तो वो 2.5 एकड़ के एक प्लाट में आपको 5-6 लाख की इनकम होती है किसान की सर। तो मैं चाहता हूँ सर, लोगों को कृषि से निकालने की बजाय उनको इस तरफ कोई पॉलिसी बने ताकि उनमें वो स्किल्स डेवलपमेंट हो, उनको वो उनकी इस तरीके से उनको सिखलाई दी जाए सर, ताकि वो फाइनेंशियली सक्षम हो सकें। अगर हम किसानों को खेती से निकालकर लेबर में कन्वर्ट करेंगे सर, तो मुझे लगता है हम उनको रोजगार में तो लिख पाएंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन का जो स्तर होगा वो नीचे ही रहेगा, जैसे कोरोना काल में हमने देखा था। यही सजेशन है। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव भी है और कमेंट भी है, और मैं सहमत हूं। मैंने अपने उसमें बात में इसको रखा भी था जो आपने कहा। वैसे ये है कि किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है, तो ये ट्रेंड पाया गया है कि फार्म से नॉन फार्म सेक्टर की तरफ लोग जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लोग शिफ्ट होती है पॉपुलेशन। लेकिन आपने सही कहा कि क्यों नहीं हम कृषि क्षेत्र में ही और अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पहले ये बात कही थी कि कृषि में प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी होल्डिंग अनवायबल है। आपने तो 2.5 हेक्टेयर कहा, पंजाब से है, चाहे उत्तर प्रदेश में तो 0.8 हेक्टेयर है एवरेज जो है उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल ही अनवायबल होल्डिंग्स है यहाँ। तो जिसकी वजह से लोग वहां से कोई उनको इनकम उतनी जो है उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहां पे, और वो मजदूर बन के ही फिर अर्बन एरियाज में सिटीज में आते हैं, जो कि बहुत उचित नहीं है। क्योंकि हमने देखा ही है कि माइग्रेंट लेबर की क्या दशा रही, क्या स्लम्स में आके रहते हैं, नॉन फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, जो कि होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कृषि क्षेत्र में आपने इतना अच्छा उदाहरण दिया, ये मछली उत्पादन का जो आपने दिया, झींगा मछली का जो आपने कहा, ये बिल्कुल एग्री बिजनेस एक बड़ा भारी सेक्टर है। एग्रीकल्चर में ही क्यों नहीं हम किसान को एक एंटरप्रेन्योर, जैसे कि कोई उद्यमी होता है ना, उस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दें कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी बन सके, और बहुत इनकम में बढ़ोतरी होती है। मतलब एक तो क्रॉप चेंज से ही मैंने देखा कि कई लोग यहाँ पे अपने लखनऊ के बगल में ही बाराबंकी है, पहले किसान यहाँ पे गेहूं उत्पादन करते थे और चावल पैडी, उन्होंने कहीं नई तरीके से आके केला का उत्पादन शुरू कर दिया। आज पूरा केला उत्पादन हो रहा है बाराबंकी क्षेत्र में, और 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की उसकी आमदनी हो रही है हर किसान की, जो पहले उसकी 25,000 भी नहीं होती थी पर हेक्टेयर, ये पोजीशन थी। तो ये बढ़ोतरी मैंने अभी सामने देखा है। तो वो जो आप कह रहे हैं मछली उत्पादन से तो बहुत फायदा है। मैं आंध्र प्रदेश गया था एक बार, और आंध्र प्रदेश में मैंने विजिट किया था देखने के लिए, या फिशरीज, वहाँ फिशरीज को बिल्कुल बिजनेस की तरह लोग करते हैं, जो आपने झींगा उत्पादन की बात करी सबका। और मैंने देखा कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए हैं फार्मर्स ही, वो सारा काम करते हैं, मछली पकड़ते भी हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, उसकी कोल्ड चेन में उसको ट्रांसफर भी करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और सारा काम लेते हैं मछली आपके टेबल तक लाने तक का पूरा काम वो देखते हैं। तो एक तरीके से वो बिजनेसमैन हो गए हैं, एग्री बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, और बहुत अधिक बढ़ोतरी उनकी इनकम में हुई। तो आपने इतना बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हमको सबको शहर लाने की आवश्यकता नहीं है, शहरों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने कहा नहीं है, और इतने शायद रोजगार भी नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम उद्योग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाए, जैसे मैंने कहा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कराएं, या ये एलाइड एक्टिविटीज, मत्स्य उत्पादन, डेयरी सेक्टर जो मैंने कहा, अगर इन पे हम फोकस करें तो बहुत अधिक रोजगार जो है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हो सकता है। और हमारी नीति, एम्प्लॉयमेंट नीति जो बने, वो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अगले साथी हमारे साथ यूएई से जुड़े हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात से जहांगीर अहमद जी। जहांगीर अहमद जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जहांगीर अहमद यहाँ सऊदी अरब रियाद से हूँ। और आपने जो पॉइंट बाय पॉइंट चीजों का एक्सप्लेन किया, नो डाउट सर, काबिले तारीफ है। सर मेरा बहुत बेसिक सा एक सवाल है, वो कभी पहले मेरे जहन में आया भी नहीं, सच में आपको बताऊं, वो जहन में भी तब आया जब देश की बात फाउंडेशन का जो मिशन विजन है, जब हमने इसको पढ़ा। और सवाल यह है सर कि जो ये राष्ट्रीय रोजगार नीति है जिसपे आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारे देश में नहीं है, क्योंकि आप सर सरकार में रहे हैं, तो इससे पहले जो सरकारें हमारी रही है उन्होंने ये नीति लागू करने के बारे में सोचा नहीं, या कभी डिस्कशन हुआ या नहीं,
या क्या वजह रही है सर ऐसी कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया? मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है अपने आप में कि मुझे खुद ये तब पता चला जब मैं देश की बात फाउंडेशन के वेब पेज पे जाके मैंने पढ़ा कि अरे राष्ट्रीय रोजगार नीति तो हमारे देश में है ही नहीं, और हम बात करते हैं रोजगार दो रोजगार दो। तो ये जो सरकारें रही है सर, क्या कभी इन्होंने इस पे चर्चा की है? मैं माफी के साथ में ये पूछना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, तो बस ये मेरा एक सवाल है सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। ये बात सही है कि इस पे फोकस अभी ज्यादा आया है, इसके पहले इस पे चर्चा इतनी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले रोजगार के लिए काम नहीं हुए, लेकिन जैसे मैंने अपने शायद अपनी बोलते समय उस बात मेरे से छूट भी गई थी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना लागू की है सरकारों ने पहले। सबसे पहले मुझे याद है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हुआ कर सकता था 1980 के दशक में, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो वो 60% लेबर से एसेट्स क्रिएट करते थे। बाद में चलते हुए यही योजना एनआरईपी की जो थी, तो बढ़ के जो मनरेगा योजना आजकल चल रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें 100 दिन का हम लोग एम्प्लॉयमेंट लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, और 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट में उसको 202 रुपए पर डे का भी वेज रेट है जो उपलब्ध कराते हैं। तो इधर से मतलब 1980s के दशक से एम्प्लॉयमेंट को लेते कोई ना कोई योजना जो है वो लागू होती रही है। तो ये तो है कि उधर ये ध्यान गया कि हाँ रोजगार हमें उपलब्ध कराना है, बट हाँ एम्प्लॉयमेंट की कोई नेशनल पॉलिसी बनी हो या स्टेट लेवल पॉलिसी बनी हो, ये नहीं हुआ। और एम्प्लॉयमेंट लेबर डिपार्टमेंट का एक पार्ट बनकर रहा, एम्प्लॉयमेंट का कोई अलग से डिपार्टमेंट भी नहीं बना। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रहती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था कि जो बेरोजगार है अपने आप को रजिस्टर कर दे, लेकिन उसके आगे क्या होता है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा, ये क्यों हुआ? मैं अपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं समझता हूँ कि पहले लोगों का ध्यान पूरा हो गया कि साहब ग्रोथ रेट, और जो मैंने शुरू में एक बात रखी कि अगर आप भारतवर्ष का देखिए तो 60s और 70s और 80s के दशक में सरप्राइजिंगली जब ग्रोथ रेट खाली 3% थी तब एम्प्लॉयमेंट 2% बढ़ रहा था, और 90 और 2000 के दशक में जब हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई 6, 7, 8% हो गई तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट खाली 1% रह गई। तो तब समस्या बढ़नी शुरू हो गई। और पहले लोग ये सोचते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में काफी है, ग्रोथ हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप मिलेगा। लेकिन इधर पिछले 5-6 साल 7 साल 8 साल से ये बात सामने आई है कि अरे ये ग्रोथ तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, दिस इज नॉट लीडिंग टू मोर जॉब्स। देन सडनली एक फोकस आया। अच्छा, दूसरा बिंदु जो सामने आया, पहले हम यंग कंट्री नहीं थे इतने 70s में 80s में, लेकिन इधर 2000 के बाद सडनली नाउ वी हैव बिकम अ वेरी यंग नेशन। हमारी अधिकतर पॉपुलेशन जो है 35% यूथ पॉपुलेशन है। तो अब जब यूथ है तो यूथ वांट्स एम्प्लॉयमेंट, यूथ सामने आ रहा है, बेरोजगार की समस्या निकल के सामने आ गई है। तो अब इसके लिए कॉन्शियस तो हो रहे हैं। अभी आप पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, अभी बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी जो है देखिए रोजगार की बात कर रही है, और बेरोजगारी भत्ते की भी बात कर रही है, रोजगार देने की भी बात कर रही है। तो अब सडनली लोगों को रियलाइज हो गया है कि अब रोजगार की अगर बात नहीं करी तो हमको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पीपल नाउ। सबसे अहम प्रॉब्लम आज यही हो गया है। तो इसकी तरफ अब तो फोकस होना ही होना है, रोजगार नीति बननी है। ये इन्हीं कारणों से कि आज यूथ पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई और जॉबलेस ग्रोथ सामने हुई। मेरे ख्याल ये 2 चीज ऐसे रहे कि अब इस पर ज्यादा फोकस हो गया है। पहले शायद ये विश्वास था कि एम्प्लॉयमेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, हम थोड़ा बहुत ग्रोथ रेट होती रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट होता रहेगा। लेकिन अब सामने आया कि ऐसा नहीं, अपने आप नहीं होगा, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। हमारे अगले जो हमारा अगला प्रश्न है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी अपना प्रश्न रखिए। जी सर नमस्कार, मैं सुशील हिमाचल से। सर मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप संसद में अभी किसानों के हित में कहने के लिए तो हित में बता रहे हैं कि हित में बिल पास कर दिए गए हैं, पर ये जैसे कि किसानों का विरोध भी हो रहा है, हर जगह उसका विरोध में प्रदर्शन हुए, पर सरकार के सिर पे 1 जून तक नहीं देंगी। और क्या ये बिल अभी वापस हो सकते हैं? क्या इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं? कुछ आपको लगता है? अभी डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है बिल तो पास हो ही गया। अब वो तो सुधार का तो जब रूल्स बनेंगे ना, अभी एक ये है, अभी तो उन्होंने एक पॉलिसी आई है, एक एक्ट आया है, एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनेंगे। मैं समझता हूँ रूल्स बनने के स्टेज पर भी मौका है कि जो लोगों को समस्याएं इसमें सामने आ रही हैं उसको उसमें लिया जा सकता है, और रूल्स इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कि जो समस्या की बात लोग कर रहे हैं उसका हल उसमें निकल के सामने आ सके।
हाँ, विरोध भी हो रहा है तो उसके भी बिंदु हैं अपनी जगह पे, और जो इसके प्लस पॉइंट है वो भी बिंदु है अपनी जगह पे, लेकिन ये वो अलग विषय हो जाता है थोड़ा रोजगार से हटके चर्चा का इस पॉलिसी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सोच विचार के इसको लागू किया जाए और ये पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि किसान इसका केंद्र बिंदु है, अगर कोई भी चीज इसमें किसान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है तो वो ठीक नहीं है, वो किसान के फेवर में होनी चाहिए बात, और किसान का एक्सप्लॉयटेशन कहीं पर भी इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए। इस तरीके के रूल्स, इस तरीके का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी ये जो है सफल हो पाएगा। धन्यवाद सर। अगले साथी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं जावेद खान जी। जावेद खान जी अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जावेद खान जी। नमस्कार जावेद खान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी, हाँ बोलिए। आप अपना इवनिंग प्रश्न सर। रखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जहाँ 50% से ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो जब हमें एम्प्लॉयमेंट या लोगों के रोजगार की बात करते हैं, तो अगर मेरा सुझाव है कि अगर 50% लोगों की समस्या हल हो, तो मुझे लगता है कि 50% देश में जो बेरोजगारी की समस्या वो भी हल हो सकती है। ये मेरा एक अपना निजी ओपिनियन है। लेकिन अगर हम देखें, बड़ी पॉलिसीज बनाई गई, बहुत चीज़ें लाई गई, बिल्स लाए गए, स्वामीनाथन कमेटी की बार बार बात होती है, कर्ज माफी की बार बार बात होती है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है फार्मर्स की प्रॉब्लम्स का। सरकारें क्या इतनी विफल हो गई हैं या इतनी इनएफिशिएंट हो गई हैं, इतने सालों में वो नहीं समझ पाई कि फार्मर्स के लिए क्या किया जाए। जहां 50% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस रोजगार के साथ, और उनको गांव से अपनी जमीनें छोड़कर या जमीनें बेचकर शहरों में आना पड़ता है दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही 70 सालों में कि हम इतने बड़े सेक्टर को अगर हम कवर कर लें तो 50% से ज्यादा लोगों की बेरोजगारी खत्म हो सकती है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक सुधर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, शायद या इसको दूसरे लफ्जों में कहीं, या तो सरकारों की नालायकी रही या वो इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ इलेक्शन इश्यूज पे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। सर प्लीज आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एग्रीकल्चर तो बिल्कुल वाइटल सेक्टर है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी उस पर निर्भर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट किए बिना, फार्मर का डेवलपमेंट किए बिना हम विकास की बात करेंगे तो ये बेमानी है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एंड एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ी हुई इश्यू है ये कि एम्प्लॉयमेंट, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट होगा अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो पाएगा। पॉलिसीज ये है, आपने कहा कि सरकार ने नहीं देखी है, लेकिन शायद जो एरिया पे फोकस करना चाहिए तो उतना नहीं कर पाए। हालांकि आप देखिए 1960s में सबसे बड़ी चीज तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो अपने आप में एक बड़ा भारी कदम था। उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी, जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ा, कृषि एक तरीके से मॉडर्नाइज हुई, तो उससे बहुत बढ़ा। लेकिन अब समस्या जो आई है कृषि में, जो मेरा अपना अनुभव है कि अब इनपुट्स की अवेलेबिलिटी या इस सब चीज की इशू इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। द मोर इम्पोर्टेंट इशू इज नाउ कि फार्मर को इनकम क्या मिल रही है, उसको मार्केट से इनकम क्या मिल रही है। आज ये पोजीशन हो रही है कि उसको वो पैदा जो कर रहा है उसको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। आपने स्वामीनाथन कमेटी की बात की, बिल्कुल उन्होंने तो बात करी है, उस C2 फॉर्मूले की बात करी है, किस तरीके से रिटर्न मिलना चाहिए फार्मर को। तो MSP का जो इसमें घोषणा हो रही है, सरकार कह रही है हमने काफी हद तक जो है स्वामीनाथन फॉर्मूला पूरा किया, हालांकि पूरा उस तरीके से नहीं बनाया है लेकिन काफी हद तक किया है। तो MSP को बढ़ाया भी जा रहा है हर साल, लेकिन उससे अपने आप में पॉसिबल नहीं है। मार्केट में ऐसा वो बनना पड़ेगा कि जैसा हमारे एक पहले वक्ता ने भी बात कही, जो आपकी जैसे साथियों ने, और मैंने उस पर रिएक्ट किया था, वी हैव टू लिंक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमको इंडस्ट्री को रूरल एरिया में ले जाकर जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसमें वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स को सारा 40% ज्यादा हमारे यहाँ वेस्टेज होता है। अगर वो उसका रस बनना शुरू हो जाए, उसका पल्प बनना शुरू हो जाए, तमाम चीजें। एक आलू की बात है, हम तो उत्तर प्रदेश के आलू का बड़ा उत्पादन होता है, किसान को मिलता है 5 रुपए किलो, और वही जो आपको 100 ग्राम आलू लगता है एक पैकेट चिप्स में, वो पेप्सिको बेचता है 200 रुपए का, है ना। तो 100 ग्राम जिसमें आलू लगता है वो 200 रुपए का बिकता है, और 1 किलो आलू का दाम जो है किसान को 5 रुपए मिलता है। तो देयर इज दैट बिग मिसमैच कि मिडिलमैन है और बाकी लोग प्रॉफिट ले जा रहे हैं, किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि वो किसान को जो है वास्तव में लाभ मिल सके अपने प्रोड्यूस का, एक्चुअल इनकम जो बढ़े वो किसान की बढ़े। तो ये जो अभी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं,
ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्षेत्र में ही किए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब रिफॉर्म्स को भी ये मैंने जैसे पहले कहा, वी हैव टू फॉर्म रूल्स प्रॉपर्ली कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी होनी चाहिए कि फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो जाए कहीं। तो फार्मर अपने आप में जैसे है ना, उसको छोटा फार्मर है, होल्डिंग्स बहुत छोटी है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की इंडस्ट्री के सामने वो खड़ा हो सके या बराबरी से बात कर सके। लेकिन अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई जाए और फार्मर्स को एग्रीगेट किया जाए और एग्रीगेट करके प्रोफेशनल तरीके से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज काम करें, तो ये नेगोशिएट कर सकती हैं विद इंडस्ट्रियल सेक्टर, बराबरी की उस पर वो करेंगे, वो करें। स्टोरेज अगर बढ़ाया जाए, स्टोरेज इतना बढ़ जाए कि किसान अपने किसान प्रोडक्ट को स्टोर कर सके, जब दाम बढ़े तब उसको निकाले मार्केट में। अभी तो वो आने पाने दाम पे जैसे उसकी फसल तैयार होती है, ही इज फोर्स्ड टू सेल इट, ही हैज नो अदर ऑप्शन, उसे बेचना ही बेचना है, क्योंकि उसके पास जीविका के साधन नहीं है। Therefore, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इसमें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं आपसे इसमें सहमत हूँ, इसमें कुछ प्रयास हुए हैं, नए एक्ट आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। इसमें अगले 5-7 साल इसमें बहुत आवश्यकता है, और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर यही सेक्टर करेगा। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, अल्टीमेटली यही सेक्टर करेगा, यही सेक्टर पे डिमांड भी क्रिएट करता है इंडस्ट्री के लिए। अगर फार्मर खुशहाल होगा, अभी जब हमारा देखिए, अभी ट्रैक्टर की डिमांड अच्छी रही कोरोना के समय में, ट्रैक्टर बनाने वाले जितने उद्योग थे सब लाभान्वित होते रहे। क्यों होती रही? क्योंकि हमारी रबी की फसल अच्छी थी, किसान के हाथ में पैसा आ गया, उसने ट्रैक्टर खरीदे। तो कोरोना के काल में भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री चलने लगी, टू व्हीलर इंडस्ट्री चलने लगी। क्यों चली? क्योंकि किसान ने, तो किसान इज अ डिमांड फॉर दैट। तो किसान से ये उद्योग वो भी लिंक्ड है। तो ये बिल्कुल किसान को हमें केंद्र बिंदु बनाना ही पड़ेगा अपना, वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। सर एक और सवाल है मेरा। प्लीज बताइए। सर आपने वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की कि बहुत कम है। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऑलरेडी वुमेन काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं रिप्रेजेंटेशन में, पार्टिसिपेशन में, और जहां पर आज की डेट में सिक्योरिटी का इशू प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो गई है। क्या ये औरतों को और ज्यादा पीछे नहीं ले जाएगा आगे आने से? कि अगर सरकार बिल्कुल, ये जो इश्यूज हमारे अभी देश भर में कहीं तो सुनाई पड़ रहे हैं अबाउट रिलेटिंग टू वुमेन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए जितना भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत अधिक चेंज मानसिकता में लाने की आवश्यकता है समाज में, इसको दूर करने के लिए, और विमेन का स्टेटस बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। विमेन की सिक्योरिटी देने के लिए पूरा हमारे पुलिस फोर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि उनको किस तरह की सुरक्षा प्रदान करें। और दूसरा, विमेन को शिक्षित किया जाए, विमेन को उनको इक्विप किया जाए कि वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को अपना बढ़ा सकें, और लेबर लॉज भी इस तरीके के लागू किए जाए कि औरतों का काम करने में आसानी हो। अभी तो कई लेबर लॉज ऐसे हैं जो कि औरतों को काम करने से रोकते हैं, उनके इनहिबिट करते हैं, तो उसको वो सपोर्ट करें। और एक ओवरऑल वातावरण हमको बनाना पड़ेगा कि हमारी अगर महिलाएं सुरक्षित, मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी नहीं, चाणक्य के जमाने में उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी देश की आपको खुशहाली समझनी है या सही प्रशासन समझना है, तो आप देखिए कि क्या महिला अकेले शाम के समय निकल के बाहर जा सकती है। अगर महिला शाम के समय निकल के अकेले सुरक्षित होकर बाहर जा सकती हो, इससे बड़ा कोई मापदंड नहीं है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के या शासनिक व्यवस्था का। तो आई थिंक एवरी गवर्नमेंट एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू फोकस इट। मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ, मैं रिटायर भी हुआ हूं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सिविल सर्वेंट्स को भी अगर किसी चीज में सबसे अधिक ध्यान देना है तो वी शुड फोकस ऑन दिस इशू। अगर हम विमेन को सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो हमारा बाकी सब करना बेकार। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न उड़ीसा से है, प्रशांत जी का। प्रशांत जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। और इसके बाद उत्तराखंड से सत्यम भाटिया जी तैयार रहेंगे। हेलो, हाँ प्लीज। सत्यम जी, अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मेरा प्रश्न नहीं, मेरा एक सुझाव है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, और जैसे कोरोना के टाइम में ये था कि लॉकडाउन का टाइम था जिसमें हमारे को पर्टिकुलर टाइमिंग मिल रहा था कि हम 10 से लेकर 4 बजे तक ही टाइम मिल रहा था कि उसी टाइम पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, या तो उस वजह से भीड़ भाड़ भी बढ़ रही थी बहुत, और उसी चक्कर से कोरोना के जो केसेस हैं हमारे कंट्री में बहुत बड़े हैं। मेरा ये सुझाव है कि हम हमारी कंट्री में ऐसा कुछ लेके आ सके जो हम 24/7 वर्क प्रोसेस अपना शुरू कर सकें, कि सारी की सारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो 24/7 वर्क करने लग जाएं।
तो उससे हमारा क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर जैसे 100 लोग किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर उस टाइम पे भी खुलेगा तो 50% मीन्स 50 लोग और कम से कम बढ़ेंगे, और जो हमारा यूथ है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि सिटीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मतलब कि बैंकिंग सेक्टर्स हमारे 24/7 वर्क करेंगे, मॉल्स हमारे 24/7 वर्क करेंगे। तो मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा बेरोजगार भी रोजगार भी बढ़ेगा, और अभी कोरोना पता नहीं कि कब तक रहे कब तक ना रहे, और हमारे को टाइम भी मिल पाएगा, जिसको जिस टाइम जाना है वो उस टाइम जा सकता है, शॉपिंग कर सकता है और अपनी सर्विसेज का फायदा उठा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड भी हमारा कम होगा। हमने देखा है कि जैसे वर्कलोड बहुत होता है ऑफिसेज में, लोग बहुत आते हैं और बहुत ज्यादा काम होता है, इतना लोग हैंडल नहीं कर पाते, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो उसमें भी थोड़ा दिक्कतें उनको कम परेशानी उठानी पड़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट भी उसमें बढ़ेगा। नहीं ठीक है, आपने जो बात रखी है, जैसा आपने खुद ही का एक सजेशन है, प्रश्न नहीं है, पर अच्छा आपका सजेशन है, सुझाव है, काफी फ्यूचरिस्टिक सा है थोड़ा, कि इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो लगातार चलती रहे। कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज तो अभी भी जो है वो हमारी लगातार चलती रहती हैं, लेकिन बाकी जगह कई जगह 2 ही शिफ्ट में काम होता है इंडस्ट्रीज में, और मॉल्स वगैरह भी भाई एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन अब इस तरीके की स्थिति आए कि लगातार चले, जिससे रोजगार और मिले, वो तभी चलेंगी भी जबकि अगर मॉल वॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो अगर डिमांड भी 24 आवर्स अवेलेबल रहे, अगर कस्टमर 24 आवर्स पहुंचेगा तभी होटल रेस्टोरेंट भी खुलेंगे या शॉपिंग मॉल भी ज्यादा देर तक खुलेगी। पहले हमें याद है 8 बजे बंद हो जाती थी दुकानें, मैंने अपने बचपन में देखा है। आज सारे मॉल जो है 12 बजे रात तक, 11 बजे रात तक खुले रहते हैं। दैट चेंज इज ऑलरेडी कम। धीरे धीरे करके बदलाव आएगा, जरूर आएगा। और आपकी बात के पीछे जो मैं पॉइंट देख रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस हद तक हम लोग बढ़ा के ले जाएं कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। तो ये मैं इस सुझाव से मैं सहमत। थैंक यू सर। अगला प्रश्न बिहार से है, आकांक्षा शर्मा जी का। आकांक्षा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। आकांक्षा शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, इस तरह की जो भी पॉलिसीज जो बनती है वो हमारे हित में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, समय समय पर सरकार जो होती है, जो मेजोरिटी में होती है, अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट करती है। जैसा कि हाल ही में हमने देखा था FCRA का जो रूल था, उसमें गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से अमेंडमेंट किया, जिसकी वजह से करीब 16 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इस तरह की पॉलिसी आती है, अमेंडमेंट होता है, जिससे सरकार को फायदा हो उस तरह का वो बदलाव करती हैं। तो इससे जो हमारी ये पॉलिसी बनेगी उसमें हम यूथ का उससे कितना सहयोग मिलेगा। दूसरा मेरा यह सवाल है कि हम लोग इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, अचानक होता है कि 16 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लोग, हमारा टैलेंट होता है कि हमें अच्छी सैलरी मिले, लेकिन चूंकि वो हमारी मजबूरी जानते हैं, इसलिए वो औने पौने सैलरी पे हमें रखना चाहती हैं। तो इस तरह का जो अभी सिचुएशन हो रहा है, उसके लिए क्या पॉलिसी में ऐसा कुछ फिक्स होना चाहिए कि बाद में अगर अमेंडमेंट हो भी तो आम जो युवा है उन पे असर ना पड़े। नहीं, आपने बात बहुत अच्छी की। पॉलिसीज में एक कंसिस्टेंसी होने की बहुत आवश्यकता हो जाती है, और ये मैंने भी अपने सर्विस काल में देखा है कि जब गवर्नमेंट बदलती है तो कभी कभी एक पॉलिसी ये गवर्नमेंट लाती है तो दूसरी गवर्नमेंट उसमें या तो अमेंडमेंट कर देती है या कभी कभी उसको पूरा चेंज कर देती है। बल्कि तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमने पुराना अपने समय में देखा था कि ऐसा हुआ था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, कुछ उन्होंने बातें रखी कि इस आधार पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये सरकार से छूट मिलेगी। दूसरी सरकार ने आके वो खत्म कर दिया, तो वो इंडस्ट्री वाले ये कहने लगे साहब हमने तो इंडस्ट्री लगा दी आपके कहने से, अब हमको वो छूट भी नहीं मिलेगी। तो ये मामला काफी ऊपर तक न्यायालय तक गया, सब गया, तब जाके हल हो पाया। तो ये कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि आदमी उस विश्वास करता है पॉलिसी में, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी पॉलिसी में तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है पॉलिसी फ्रेमवर्क की। अब आपने कहा कि वो लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं कई पॉलिसी चेंजेस से, तो अगर ऐसे पॉलिसी चेंजेस से लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो मेरे ख्याल शासन का और प्रशासन का दायित्व बनता है कि उनको दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट, मीनिंगफुल और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है उपलब्ध कराया जाए। अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ भी रही है करने की, पहले तो देखा जाए कि ऐसी कोई पॉलिसी हम क्यों लाना चाहते हैं जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए।
और अगर किसी ऐसी पॉलिसी लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट कम होता है, देन उनको रीस्किल किया जाए, रीट्रेन किया जाए, री एम्प्लॉय करना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी एक राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होगी तो इट विल लुक आफ्टर दीज थिंग्स। और जो आपने तीसरा एंड में बिंदु उठाया, ये बहुत सही आप कह रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर तो ये सही बात है, ये देखता ही है। अगर वो देखेगा कि ज्यादा लोग आ गए जॉब मार्केट में तो वो सैलरी डाउन कर देता है, नेगोशिएट करके, बार्गेन करके। और कोरोना के समय तो मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जॉब छूट गए, उसके बाद वो आधे सैलरी पे लोगों ने नौकरी एक्सेप्ट करी है और कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कहा जाएगा कि उचित बात नहीं है। Therefore, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो हाँ, आपकी बात सही है, ये हमें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि उसकी जो आधारभूत चीजें हैं उनमें परिवर्तन ना हो पाए। कुछ थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पॉलिसी में होता ही रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी डायनेमिक बाय नेचर होती है। कोई भी पॉलिसी रिजिड या फिक्स्ड नहीं हो सकती। रिजिड और फिक्स्ड होगी तो वो कभी परिणाम नहीं दे पाएगी। पॉलिसी को समय के अनुसार, बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना पड़ता है। बट कुछ जो बेसिक ढांचा है उसको नहीं बदलना चाहिए। जो उसका एम एंड एम्बिशन है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट बेटर एम्प्लॉयमेंट, उस सब में बदलाव नहीं आना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और ये व्यवस्था हो जाएगी अगर यूथ इसकी डिमांड करेगा। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर यूथ की ये डिमांड रहेगी कंटिन्यूअस, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे दूर नहीं हट पाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और कोई प्रश्न किसी को? आवाज नहीं आ रही है इस समय। नॉट एबल टू हियर। क्षमा कीजिएगा सर, अभी जूम के प्रश्न हम ले चुके हैं और काफी साथियों के हैंड अभी भी रेज हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अब हम फेसबुक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फेसबुक से शिखर शर्मा जी का प्रश्न आया है महाराष्ट्र से कि वक्ता महोदय, आपने अपने ब्यूरोक्रेसी के अनुभव के आधार पर बतलाइए कि आर्थिक नीति में यदि सुधार की बात की जाए तो फॉल्ट लाइन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से है या विधायिका की तरफ से? सॉरी, क्या फॉल्ट? जी सर, फॉल्ट। आर्थिक नीति की बात अगर की जाए तो फॉल्ट किसकी तरफ से है? जी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या लेजिस्लेशन की तरफ से? ये प्रश्न है शिखर शर्मा जी का। नहीं, शिखर शर्मा जी ने बड़ा ऐसा सवाल पूछ लिया तो मैं इसमें एक्चुअली आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो सिस्टम है टुडे, जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो सिस्टम हमने इनहेरिट किया है, इसमें द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी जो है उसको साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। यू कैन नॉट से दैट दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर या अलग अलग काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, ये जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करने का रोल ब्यूरोक्रेट का, सिविल सर्वेंट का होता है कि वो उनको हर तरीके की एडवाइस दे और उसके बाद निर्णय जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। लेकिन उसके बाद ये आवश्यक हो जाता है कि उस निर्णय के अनुरूप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेट जो है ये सिविल सर्वेंट करके दिखाए। तो ये ढांचा तभी सही तरीके से चलता है अगर ये व्यवस्था इसी प्रकार चले। मतलब गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी आगे जो है वो नहीं बढ़ पाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहना कि अगर कहीं पे अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ तो किसकी गलती है, वो कहना मुश्किल है कि किसका परसेंटेज कितनी गलती है, बिकॉज बोथ आर वर्किंग टुगेदर। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से गलती हुई है तो गलती जरूर सिविल सर्वेंट की है, ब्यूरोक्रेट की है, क्योंकि जिम्मेदारी और अधिकतर इम्प्लीमेंटेशन की गलती ही होती है। ये भी मैं कहना चाहूंगा। नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन उनको सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं लोग या ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स, और उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं सामने, तो वो देन ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। और अगर पॉलिसीज में कहीं कमी रह जाती है, देन अगेन क्योंकि ब्यूरोक्रेट एडवाइस कर रहा है सिविल मिनिस्टर को, तो ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है और मिनिस्टर की इसलिए जिम्मेदारी है कि वो निर्णय ले रहे हैं। तो इन दिस व्यवस्था लेट अस से आई विल गो वन स्टेप फर्दर। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें किसी को ब्लेम करना चाहिए, बट वी शुड आल्सो से इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन की कैसे ये विकास करने के लिए अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न है या सिस्टमिक चेंज लाने की आवश्यकता है तो हम उसकी तरफ देखें, या कैसे पूरा गवर्नेंस के सिस्टम में हम ऐसा बदलाव ला सकें कि गवर्नेंस फोकस करे ऑन गिविंग बेटर रिजल्ट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ।
अगला प्रश्न फेसबुक से दार मंजूर अहमद जी का है। क्या राष्ट्रीय रोजगार नीति को शिक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे वोकेशनल सब्जेक्ट को बढ़ावा मिले और रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा सके? बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने अपने जो मैंने बात रखी थी, मैंने काफी देर तक एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, बिकॉज सप्लाई तो वहीं से होता है ना। तो मार्केट में, लेबर मार्केट में लोग आ रहे हैं, नवयुवक नवयुवतियां, दैट सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, वही उस डिमांड को मीट करने के लिए। और वोकेशनल की बहुत डिमांड है हमारे यहाँ, और वोकेशनल के बारे में काम अभी तक ज्यादा नहीं हो पाया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन तो बनी, हम भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, हम लोगों ने प्रदेश में भी, हमने भी स्टेट लेवल स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया। लेकिन मैंने देखा कि जितना हमको काम उसमें होना चाहिए था, उतना हम लोग नहीं कर पाए। शायद हम लोग फोकस करते रह प्लम्बर पे और इलेक्ट्रिशियन पे और फिटर पे और वेल्डर पे। आज ये नहीं, आज बल्कि स्किल सेट क्या जरूरत है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बारे में लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, आज कंप्यूटर स्किल्स के बारे में लोगों को जरूरत है, आज कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लोगों को जरूरत है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी एक नया रूप जो है सामने आना है, तभी वो एम्प्लॉयमेंट से जो है उसको जो हम लोग जोड़ पाएंगे। और ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि सेकेंडरी क्लास 9 से ही वोकेशनल एजुकेशन को उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को टेकअप करें। आप वोकेशनल का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और फिजिक्स भी ले सकते हैं और हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पूरा सब कुछ साथ आप पढ़ सकते हैं। अब ये बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से, तो मतलब वोकेशनल एजुकेशन एक कोई साइड की चीज नहीं रह जाएगी। अभी तक हम लोग जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करते थे तब तक कोई बिल्कुल साइड की चीज है, अब वो नहीं, अब सेंट्रल उसको लाना पड़ेगा। अगर हम उसको सेंट्रल बनाएंगे तो लोगों को वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी, उससे रोजगार जरूर और अधिक उपलब्ध हो पाएंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकी सहमत हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन पे शिक्षा नीति में बहुत अधिक जो है हमें जोर देने की आवश्यकता है, तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार के साथ तथा बड़े धैर्य के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब हमारे साथी हर्षिल जी यहाँ पर मौजूद हैं। हर्षिल जी आपके वक्तव्य का एक सारांश यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हमारे कई साथी जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें देर से लाइव प्रसारण जो है हमारा उपलब्ध हो पाया था, तो इसीलिए हर्षिल जी के वक्तव्य से उन्हें भी एक रूपरेखा मिलेगी जो आपका वक्तव्य है उसकी। तो मैं हर्षिल जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया जो सर का वक्तव्य था उसका एक सारांश प्रस्तुत करें। हर्षिल जी। बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षा जी, आपने बहुत शानदार तरीके से इस पूरे सेशन को मॉडरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि यहाँ पे मैं इसका वक्तव्य का सारांश प्रस्तुत करूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी आपके वक्तव्य के लिए। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आप अर्थशास्त्र के छात्र नहीं है, लेकिन मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूँ और मैं जरूर ये कहूँगा कि आपके वक्तव्य में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज का बेस था। तो जैसे आपने शुरू किया अपने वक्तव्य में बताया, डिमांड और सप्लाई को मैच करके लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आपने ये भी बताया कि जॉबलेस ग्रोथ के बारे में समझाया। हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली कोरोना पीरियड से पहले ही डिक्लाइन कर रही थी। आपने बहुत सरल भाषा में जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको बहुत बेसिक शब्दों में समझाया। आपने फार्म टू नॉन फार्म जॉब्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको मतलब अर्थशास्त्र में लुइस मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, आपने उसको बहुत शानदार तरीके से समझाया। डायरेक्ट कैश स्टिमुलस की बात यहाँ पे हुई थी। आपके एक्सपीरियंस से जो आपने बताया कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने टेक्सटाइल्स का एग्जांपल दिया, लेदर का एग्जांपल दिया। साथ ही में आपने एक बहुत ही शानदार बात रखी कि लेबर और कैपिटल को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। अगर ग्रोथ करनी है, अगर राष्ट्रीय रोजगार नीति की तरफ बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल को आगे बढ़ने देना होगा या सिर्फ लेबर को ही आगे बढ़ने देना होगा। दोनों को एक साथ आगे बढ़ने की बहुत बहुत जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करें, लेकिन साथ साथ मजदूरों के वेलफेयर के बारे में भी सोचने की बहुत बहुत जरूरत है। साथ ही में आपने जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था उसका जिक्र किया, और इस टाइम की जो एसेंशियल नीड है, जो कई सारे हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड की इंक्रीज करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपने वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बताया, और आपने अपने वक्तव्य के अंदर डेटा के बारे में, जो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है रोजगार नीति को लेके, उसके बारे में बहुत शानदार चीजें रखी। इसके अंदर एक चीज थी जो मुझे, मतलब आज के जो हम ये अपना सेशन कर रहे हैं राष्ट्रीय रोजगार संवाद, इसके अंदर एक जो मुझे बहुत शानदार बात लगती है, इसकी जरूरत क्यों आई पड़ी है हमें। आज जो हम ये सेशन हमने रखा कि हमारे देश में आज तक अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनी। क्वेश्चन जब हमारे एक साथी ने क्वेश्चन भी रखा कि आज तक क्यों नहीं बनी है,
2018 जो मैं अगर आप गूगल सर्च करेंगे, हम भारत में सिर्फ एक 2018 में नीति आयोग ने एक नोट बनाया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की जरूरत है। उसके अलावा भारत में कोई लेजिस्लेशन, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है जहां पे इसकी बात करी जाए। और इसलिए मुझे, लेकिन आजकल जैसा सर ने भी बताया और बीच में भी जिक्र हुआ था, बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में यूजुअली क्या होता है, या तो वो इलेक्शन धर्म के आधार पर लड़ा जाता है या जाति के आधार पर लड़ा जाता है। आज वो इलेक्शन रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो किस बात पे अपने मैनिफेस्टो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एटलीस्ट हमारा देश रोजगार के ऊपर इलेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन ये चेंज कहां से आया? अगर आप 1 महीने पहले देखें, हमारे देश ने अनएम्प्लॉयमेंट वीक बनाया है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके जन्म दिवस के दिन पे हमने नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे सेलिब्रेट किया है। तो युवा रोजगार चाहता है, उसके लिए अपनी आवाज आगे बढ़ा रहा है। जब सारी राजनीतिक पार्टियों को दिख रहा है कि युवा को रोजगार चाहिए, उस चीज के लिए उनको इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। युवा को नहीं धर्म और जाति की राजनीति चाहिए, युवा को रोजगार की राजनीति चाहिए। जो कुछ डेटा जो सर ने भी आपके सामने रखा और मैं भी, हमारे जितने साथी जुड़े उनको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, हर चीज का जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है वो कोरोना को बनाया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई कोरोना के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था को ध्यान से स्टडी करेंगे, 4-5 साल से गिर ही रही है हमारी अर्थव्यवस्था। डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद बैडली प्लान्ड जीएसटी हुआ, उसके बाद उससे भी ज्यादा बैडली प्लान्ड दुनिया में सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन हुआ। इन पॉलिसीज के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। और प्री कोरोना पीरियड की अगर हम बात करें, 2018-19 के एक PLFS का सर्वे आया था जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है, 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भारत की थी वो आई है 2018-19 में। तब तो कोरोना नहीं था। 45 साल का मतलब आप समझते हैं, इससे पहले इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कब थी? जब भारत में जंग छिड़ी थी, उस टाइम पे ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। और वो रेट हमने 2018-19 के टाइम पे सहन करी और वो बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं कोरोना के चक्कर में और ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम बात करें नीति को सुधारना है, अगर हमारे जो अर्थशास्त्री हैं या हमारी जो अभी करंट सरकार है, अगर इसको सुधारना है, हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करना तो जरूरी है। हाँ, देश में एक क्राइसिस चल रही है। आप अगर हमारे जो सरकार है उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें अभी, तो पिछले 3 साल के अंदर जितने बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री हमारी सरकार का साथ छोड़ के चले गए। चाहे वो रघुराम राजन जी हो, चाहे वो उर्जित पटेल जी हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद पनागड़िया जी हो या अरविंद सुब्रमण्यम जी हो। अभी जो हमारे करंट एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अगर मैं जितना उनका स्टडी करा है, उन्होंने अभी तक एक लेख लिखा जहां पर उन्होंने बोला डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही शानदार पॉलिसी थी और वो आज भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो एक डिजास्टर था। तो एंड जो हमारी टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं अभी इकोनॉमिक एडवाइजर के, उनकी डिग्री भी नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो एक हिस्ट्री के मास्टर्स स्टूडेंट हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारी सरकार क्या एक्सेप्ट करना चाहती है कि हमारे देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? क्या रोजगार की प्रॉब्लम अभी देश जूझ रहा है? पहले उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जो उसके खिलाफ आवाज लगा रहा है उसको सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो इस टाइम पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। यहीं पे बात आती है जो हमने ये पूरा सेशन प्लान किया है। हम अगर आप ध्यान से सेशन के सारे देखें कि हमने जो जो चीजें आगे प्लान करी हैं सेशन के अंदर, अब एक एक करके देखें, वो हमारी पूरी इकोनॉमी का अंश है। शिक्षित और कुशल युवा, अशिक्षित और अकुशल युवा के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति, तकनीक के अनुकूल राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए, जिसके बारे में आलोक रंजन जी ने बोला, छोटे छोटे सेंटर खोले जाएं तकनीक के आधार पे, जो उस पर्टिकुलर एरिया की छोटे से राज्य के अंदर जिसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन हो, उसके हिसाब से वहां तकनीक का विकास हो, जिसके लिए उनको शहर आने की जरूरत ना पड़े। जो माइग्रेटरी लेबर, जो क्राइसिस, जो इनविजिबल क्लास है, जो एकदम से विजिबल हो गई थी कोरोना टाइम में, उनको वापस शहर आने की जरूरत ना पड़े और उनको रैपिड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही वहां काम मिले। इसके अलावा वंचित वर्ग के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति, स्वरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति, इन हर हमारे जो तबके हैं जितने भी भारत के, उन सब लोगों के लिए उनकी क्षमता के अनुकूल एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की जरूरत है। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि राष्ट्रीय रोजगार नीति एक अलग से नीति बनाने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नीति बननी चाहिए, जहां पे जैसे सर ने बोला
शिक्षा के अनुकूल बने ये राष्ट्रीय रोजगार नीति, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बने ये राष्ट्रीय रोजगार नीति, कुशल नीति जो हमारी स्किल इंडिया पॉलिसी है उसके अनुकूल राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाया जाए, हमारे पास यूथ पॉलिसी है उसके अनुकूल इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाया जाए। हमें अलग से कुछ अलग नहीं सोचना है, इन सारे सेक्टर्स को साथ में लेके हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर एक स्पेशलाइज स्टडी करके हमें इसे राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाना चाहिए। और जो काम हमारी सरकार को करना है चाहिए था और है लेकिन वो नहीं कर रही है, लेकिन वो काम हमारी संस्था जरूर करेगी। और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए अगर आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, अगर आपके पास भी कुछ अगर ऐसे ही कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए कुछ आइडियाज है जहां पे आप राष्ट्रीय रोजगार नीति से हमें बनाने के अंदर हमारी मदद कर सकते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800589339। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप एक बार फिर लिख दीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800589339। इस नंबर पर हमें जरूर कॉल करिए और हमारे साथ जरूर जुड़िए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षा जी को कहूंगा इस सत्र का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिल। आपने जो आलोक रंजन जी का जो वक्तव्य था उसको यहाँ पर बिंदुवार तरीके से संक्षिप्त में यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया और गागर में सागर भरने का आपने यहाँ पर काम किया है। मैं आलोक रंजन जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने देश के नवनिर्माण के इस यज्ञ में आज प्रथम आहुति दी और राष्ट्रीय रोजगार नीति के निर्माण का आगाज हो चुका है। डगर कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही एक उक्ति रही है कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। तो कार्य प्रारंभ हुआ है तो परिणति तक भी अवश्य पहुंचेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे फेसबुक से जूम पे, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। प्रश्न पूछने वाले साथियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे साथ माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आगाज करके देश के जो युवा हैं उनको एक नई दिशा और दर्शा देने का यहाँ पर प्रयत्न किया है और एक नया प्राण आप युवाओं में फूंक रहे हैं वैचारिक क्रांति के रूप में। तो इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप लोग सभी को एक क्रांतिकारी गीत के साथ छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह 11 बजे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय और नए वक्ता के साथ। धन्यवाद। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह की संसदा तुझे मिली नई उम्र, अगर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। कभी के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में, कभी के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। जय हिंद।